हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर अजीत डोभाल जी पहुंचे सऊदी, उधर पाकिस्तान का सऊदी ने उतार दिया भूत, पाकिस्तान को 14,000 करोड़ का चूना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने पैसे देने से कर दिया इनकार। बताएंगे दोस्तों इसके पीछे की कूटनीति। चले थे यूएई का कर्ज उतारने के लिए सऊदी से कर्ज लेकर, अब एंड मौके पर कैसे अचानक सऊदी ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुमको 1 रुपया भी नहीं देंगे। बताएंगे दोस्तों सडनली आखिर ऐसा क्या हुआ। तो वहीं जहां एक तरफ दर दर भटक रहा भीख की तलाश में पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह के नाम पर इंडिया आउट चिल्लाने वाला देश भारत से मांगने लगा मदद, भारत से लगाने लगा मदद की गुहार। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपको बताएंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हुई फोन पर बात, सऊदी ने ट्रंप को भी दिया बड़ा धोखा। तो वहीं अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत के लिए राजी हो गया ईरान। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज रहा है दोस्तों, लेकिन साथ में उसने क्या बातें कही है, क्या शर्त रखी है, वो जानने वाली बात होगी। तो वहीं जेडी वेंस के पाकिस्तान दौरे को लेकर क्या है खबर। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश ने उठाया ऐसा कदम जिससे भारत को बड़ा खतरा। बांग्लादेश ने ढाका में फ्रांस के अत्याधुनिक एयर स्पेस सर्विलांस सिस्टम कर दिया तैनात। आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला। वहीं बंगाल चुनाव से पहले आई पैक के पैकअप से ममता बनर्जी पर क्या है असर, कितनी बढ़ेगी टीएमसी की मुश्किलें। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान सबसे बड़े दोगले देश हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक झटका लगा है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कड़ी आपत्ति और फंडिंग रोकने की चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने सूडान के साथ होने वाले $1.5 बिलियन, बोले तो भारतीय करेंसी में करीब 14,000 करोड़ रुपए की हथियारों और लड़ाकू विमानों की मेगा डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह घटनाक्रम न केवल अंतरराष्ट्रीय हथियारों के बाजार में पाकिस्तान की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इस्लामाबाद की विदेश नीति पर रियाद का कितना गहरा नियंत्रण है। जी हां दोस्तों, रियाद का फंडिंग कट का अल्टीमेटम सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वो इस डील के लिए कोई वित्तीय सहायता, बोले तो फाइनेंसिंग प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में है। बिना सऊदी फंडिंग के इस डील को पूरा करना उसके लिए असंभव था। दोस्तों पिछले ही साल आपको याद होगा पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसके तहत एक दूसरे पर हमले को साझा हमला माना जाएगा। इस गहरे होते रिश्तों के बीच पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरबिया को नाराज करने का बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकता। बता दें ये डील पाकिस्तान के लिए संजीवनी साबित हो सकती थी। पिछले साल भारत के साथ हुई सैन्य झड़प के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और हथियार प्रणालियों की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सूडान को हथियार बेचकर वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर स्थापित कर लेगा। हालांकि सूडान इस समय दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। वहां की सेना और अर्धसैनिक बल जो है यानी आरएसएफ के बीच चल रही जंग ने वैश्विक शक्तियों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सूडान की सेना का समर्थन करता है, जबकि यूएई पर दूसरे पक्ष बोले तो आरएसएफ को मदद देने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं रियाद अब अफ्रीका के संघर्षों में सीधे हथियार भेजने के बजाय कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लिए स्थिति यह है कि उसकी आर्थिक चाबी सऊदी के पास है, इसीलिए उसे रियाद के हर निर्देश के आगे झुकना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे की मदद करने से मना कर दिया, वो भी ऐसे समय में जब उसको बाकी देशों से लिए हुए कर्जे चुकाने हैं दोस्तों। और इसी वजह से शहबाज शरीफ सऊदी की यात्रा पर भी गए थे अभी, लेकिन सऊदी से निकलने के बाद कल शाम सऊदी ने यह बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि दोस्तों माना यह भी जा रहा है इस झटके के पीछे एक यही सूडान ही कारण नहीं है। सूडान का कारण आप कह सकते हैं कि 80% सूडान वाली वजह है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी सऊदी पहुंचे हुए हैं। मोदी जी ने हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर अटैक के बाद आनन फानन में अजीत डोभाल जी को सऊदी की यात्रा पर भेज दिया दोस्तों, जहां पर उनके सऊदी पहुंचते ही 3 से 4 घंटों के बाद
बाद पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ गई कि सऊदी अरबिया अब पैसे नहीं देगा पाकिस्तान को, उसको नहीं करेगा अठन्नी की भी मदद। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो मदद देने लायक नहीं है, यानी उसकी मदद ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि मदद लेने वाले का सीना झुका हुआ होता है दोस्तों, लेकिन शहबाज और मुनीर का सीना ऐसे भीख मांगने के बावजूद भी तना हुआ रहता है, यानी इसको कहते हैं बेशरम। और वही हालत है पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि भीख भी मांगेंगे और झुकेंगे भी नहीं, दबेंगे भी नहीं, चाहे रस्सी क्यों ना जल जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इस हालत पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान सबसे मांग रहा है भीख, वहीं भारत से लोग दूसरे देश मांग रहे हैं भारी मदद। लगातार अपना भारत दोस्तों पड़ोसी देशों की मदद करता है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये, चीन की गोद में खेलने वाला ये देश अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला ये देश अब भारत से ही मदद मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों, मालदीव। जी हाँ, मालदीव सरकार ने भारत से 400 मिलियन डॉलर के करेंसी स्वैप समझौते को तीसरी बार बढ़ाने की गुजारिश की है। भारत ने अभी तक मालदीव के इस अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि समझौते की सख्त प्रकृति के कारण भारत के लिए कर्ज की अवधि को तीसरी बार बढ़ा पाना मुश्किल हो सकता है। यह इस साल मालदीव पर भारत का सबसे बड़ा बकाया है। मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली मालदीव की सरकार को सितंबर 2026 से पहले भारत को 50 मिलियन डॉलर के 2 और ट्रेजरी बिल चुकाने हैं। हालांकि मालदीव की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी कर्ज चुकाने की संभावना कम जताई जा रही है। मालदीव में मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली पीएमसी की सरकार है। मोहम्मद मुइजू ने सितंबर 2023 में हुए चुनावों में इंडिया आउट का नारा देकर यह चुनाव जीता था। उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले मालदीव में मौजूद भारतीय सैन्य टुकड़ी को देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। हमने एक एक जानकारी, एक एक खबर अपडेट उस समय कवर किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से उपहार में मिले हेलीकॉप्टर, विमान और नेवी शिप को भी लौटाने की पेशकश की। भारतीय सैनिक मालदीव में असैन्य मिशन पर तैनात थे। इसके बावजूद उन्होंने पूरे चुनाव में भारत विरोधी रुख अपनाया। मुइजू ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत की जगह चीन को प्राथमिकता दी थी। सबसे पहले वो चीन की ही यात्रा पर गए थे। फिलहाल मालदीव जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने से भुगतान असंतुलन का खतरा भी बरकरार है। वहीं मालदीव की सरकार ने पिछले कुछ दशकों में अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भारत से भारी मात्रा में कर्ज लिया है। हालांकि इनमें से अधिकतर कर्ज की किस्तों को चुकाया नहीं गया है और उनकी समय सीमा बढ़ती रही है। 2024 में जब मालदीव गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत से 100 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिलों की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की थी। उस समय भारत ने मालदीव के अनुरोध को मान लिया था। जी हाँ दोस्तों, अब आप बताइए, इससे पहले भी भारत मालदीव पर दया दिखा चुका है, ये जानते हुए भी कि मुइजू ने ही भारत के लिए मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। लेकिन अब जो ये बार बार मदद मांग रहा है दोस्तों भारत से, क्या मदद करनी चाहिए मुइजू की? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट ये भी है कि सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं अब बात कर लेते हैं चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर की, जहां उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हुई फोन पर देर रात बात। क्या है इसके मायने बताते, वो भी ऐसे समय में जब सऊदी अमेरिका से है नाराज। बताते चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और सऊदी अरब के साथ संबंध विकसित करने के तरीकों पर बल दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन सऊदी अरब के साथ संबंध के विकास को बहुत महत्व देता है और उसने हमेशा पारस्परिक सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का पालन किया है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ है। जिनपिंग ने कहा कि चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर इससे लाभ उठाकर रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को गहरा करना, व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करना, सभी स्तरों पर आदान प्रदान का विस्तार करना और चीन सऊदी अरब संबंधों को लगातार व्यापक और गहरा बनाना चाहता है ताकि चीन और अरब देशों के बीच संबंधों के विकास के लिए एक आदर्श स्थापित किया जा सके। वहीं फोन वार्ता में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और चीन संबंध रणनीतिक है। चीन के साथ संबंध विकसित करना सऊदी अरब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में चल रहा मौजूदा संघर्ष खाड़ी देशों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसा पहली बार है कि चीन ने हॉर्मुज पर अपना मुंह खोला हो। अमेरिका और ईरान को भी खूब सुनाया और कहा कि हॉर्मुज में सामान्य नौवहन बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की रक्षा करता है। जिनपिंग का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना ने मार्च 2023
में ईरान और सऊदी अरब जैसे कट्टर प्रतिद्वंदियों को एक मंच पर लाकर पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की थी। दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल कर लिए थे। हालांकि वर्तमान अमेरिका ईरान संघर्ष ने स्थिति को बदल डाला है। वहीं आपको बता दें, उधर ईरान आज अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए हो गया राजी। दोस्तों, कह रहा है कि कुछ ही देर में हम अपने प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद भेज रहे हैं। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आज अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। हालांकि ईरान ने शर्त रखी है कि ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, लेकिन तभी जब जेडी वेंस भी उपस्थित रहेंगे। दोनों पक्ष संकेत दे रहे हैं कि वे गंभीर है। दोनों पक्ष ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष पहले प्रतिबद्धता दिखाए। सोमवार दिन में मिले जुले संकेत देने के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों ने सोमवार रात संकेत दिए हैं कि वे इस सप्ताह पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए वार्ताकार भेजने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मंगलवार को वॉशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की उम्मीद है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक और 2 ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि गालिबाफ और वेंस इस शांति वार्ता को एक बार फिर लीड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के पहले ही अधिकारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। रविवार से सोमवार के बीच 6 अब तक हवाई जहाज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इस्लामाबाद ईरान से वार्ता के लिए पहुंच चुके हैं। ईरान के रविवार रात से लगातार निर्णय न लेने और एक तरह से इनकार करने के कारण मामला टलता नजर आ रहा था, मगर ट्रंप लगातार संकेत दे रहे थे कि वार्ता इस्लामाबाद में तय है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज को सोमवार को बताया कि ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त होने पर कई बम फटने लगेंगे। हमारी बस एक ही मांग है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे। संघर्ष सुलझने पर गैस की कीमतें तेजी से गिरेंगी। अमेरिकी वार्ताकार अभी भी इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें, जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि व्हाइट हाउस में ही मौजूद हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं उपराष्ट्रपति। ट्रंप ने झूठ बोला था दोस्तों। रात ही पता चला कि नहीं, जेडी वेंस तो अमेरिका के वॉशिंगटन में ही मौजूद हैं। एपी की रिपोर्ट के अनुसार यह खबर भी गलत है। जेडी वेंस पाकिस्तान में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में है। उन्होंने खुद ये बड़ा खुलासा किया है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि जेडी वेंस क्या बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा हमने पहले आपको बताया था। जब पहली दौर शुरू हुई थी, पहली बार बातचीत के लिए दोनों देश गए थे, तब आपको याद होगा हमने क्लियरली कहा था कि आप देखिएगा दोनों देश अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे और कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन इस बार भी दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि जो मुद्दे अमेरिका ईरान से रखना चाहता है, जिन पर डील करना चाहता है सीज फायर के लिए, वो मुद्दे ईरान के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और ईरान कभी भी इन मुद्दों पर हामी नहीं भरेगा। जैसे कि परमाणु का मुद्दा, हॉर्मुज का मुद्दा, इन मुद्दों पर कभी भी हामी नहीं भरने वाला ईरान। अमेरिका चाहता है कि कैसे भी डराकर धमकाकर ईरान को दबा दिया जाए, उसे हामी भरवा ली जाए, लेकिन ईरान जानता है कि वो इन मुद्दों पर तो बिल्कुल नहीं बात मानेगा। अमेरिका को ही एट लास्ट झुकना पड़ेगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि कैसे पाकिस्तान में ये वार्तालाप एक बार फिर से सक्सेसफुल नहीं होने वाला। वो कुछ ऐसे दोस्तों, दरअसल शांति वार्ता की अटकलों के बीच अब नेतन्याहू ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया, कह दिया ईरान में अभी हमारा काम खत्म ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में इजरायल ने अपना काम अभी पूरा नहीं किया है। यरूशलेम में स्मृति दिवस समारोह के दौरान नेतन्याहू ने यह बयान दिया जो ईरान में फिर से जंग शुरू होने का संकेत दे रहा है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कोशिशें तेज हो रही है। पहले भी ये माना गया था कि जब इस्लामाबाद में पीस टॉक चल रहा था, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, तभी जेडी वेंस को नेतन्याहू ने कॉल कर दिया, जिसके बाद ईरान तुरंत वहां से वापस लौट आया। और अभी फिर देखिए, जब बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, अब से पहले इजराइल शांत था, लेकिन जब अब बातचीत होने वाली है पाकिस्तान के भीतर, तो फिर एक बार इजराइल अपना मुंह खोलने लगा है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या इन कंडीशंस पे कभी ईरान बातचीत करेगा? कभी सीज फायर हो सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अवश्य कमेंट कीजिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इस बार भी कोई हल नहीं निकलने वाला। जी हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सीज फायर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन आज भी नहीं निकलने वाला दोस्तों। तो वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर की। जहां
भारत अमेरिका ट्रेड डील की दिशा में बहुत बड़ा कदम, भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह पहुंचेगा वॉशिंगटन। दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह वॉशिंगटन पहुंचने वाला है। राजदूत सर्जियो गौर के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह वॉशिंगटन पहुंचेगा। यह हमारे द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के मुताबिक अमेरिका पिछले एक साल से भारत के साथ बातचीत कर रहा है ताकि एक पारस्परिक व्यापार ढांचा तैयार किया जा सके। इसमें कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनकर सामने आया है। पिछले सप्ताह 17 मार्च को वित्त वर्ष 2027 के लिए बजट पर कांग्रेस सुनवाई के दौरान ग्रीड ने कहा कि हम पिछले एक साल से भारतीयों के साथ काम कर रहे हैं। मैंने इस हफ्ते उनके राजदूत से भी मुलाकात की ताकि इस समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन अपनी व्यापक रणनीति के तहत टैरिफ का इस्तेमाल करके व्यापार समझौतों को अपने पक्ष में करने और व्यापार संबंधों को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि भारत की ओर से सेब पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जो एक बड़ा उदाहरण है। इस वजह से अमेरिकी सेबों की हिस्सेदारी भारत के बाजार में काफी कम हो गई है। 2018 में भारत के सेब आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 53% थी, जो अब घटकर लगभग 8.5% रह गई है। इस बीच ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार दागेगा फिलीपींस। सिमुलेशन फायरिंग की कर रहा है तैयारी, चीन तक सुनाई देगी इसकी आवाज। जी हां, फिलीपींस की सेना पहली फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस मिसाइल की सिमुलेशन फायरिंग करने जा रही है। इस फिलीपींस के हथियारों के जखीरे में सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। इस सिमुलेशन फायरिंग का आयोजन बालिकतन सेनाभ्यास के दौरान किया जाएगा। इस दौरान फिलीपींस की नौसेना समुद्री हमले वाले चरण के दौरान ब्रह्मोस का सिमुलेशन फायरिंग करेगी। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर चीन के खिलाफ हमले के लिए खरीदा है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। बालिकतन फिलीपींस और अमेरिका के बीच होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। ऐसे में ऑल द बेस्ट फिलीपींस कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, उधर बता दें, बांग्लादेश ने ढाका में फ्रांस का अत्याधुनिक एयर स्पेस सर्विलांस सिस्टम कर दिया तैनात। भारत को डाल दिया क्या खतरे में? भारत से खतरा समझकर ऐसा उसने किया या फिर भारत को खतरे में डालना था इसलिए ऐसा किया? आपको बता दें, बांग्लादेश ने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अत्याधुनिक रडार और नेविगेशन सिस्टम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर बोले तो ATMC का उद्घाटन किया है। इसका नाम थेल्स ग्राउंड मास्टर 403M रडार सिस्टम है। ये सिस्टम बांग्लादेश के एयर ट्रैफिक को संभालेगा और देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। बांग्लादेश ने इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम को तब एक्टिवेट किया है जब शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी थेल्स की बनाई हुई और स्थापित की हुई यह रडार बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर उड़ने वाली चीज की ट्रैकिंग करने में माहिर है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के इस रडार से भारत को कैसे खतरा? तो बता दें, बांग्लादेश के इस नए रडार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की हवाई गतिविधियों को भी ट्रैकिंग करने की आशंका है, जो सामरिक रूप से काफी संवेदनशील है। इसके अलावा इससे भारतीय वायुसेना की एयर एक्टिविटी के भी ट्रैक होने का अंदेशा है। बांग्लादेश के इस नए रडार से भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित एक 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा भूभाग है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच स्थित यह क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश ने वाकई में ऐसा करके भारत को मॉनिटर करने के लिए ये प्लान रचा है या फिर भारत को खतरा में डालने के लिए? जो भी आपकी राय हो साथ ही साथ आपको बता दें। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ईंधन संकट भी गहरा चुका है। घबराहट में खरीदारी बढ़ चुकी है। दोस्तों, लोग भर भर कर जमाखोरी कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। सरकार ने 18 अप्रैल को नई कीमतों का ऐलान किया था। इसके तहत डीजल, पेट्रोल, ऑक्टेन और केरोसिन की कीमतों में 15 से 20% प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई। नई दरें रविवार रात से लागू हो गई हैं।
तो वहीं बता दें भारत ब्रिटेन रिश्तों में नई उड़ान देखने को मिली। पहली बार यूनाइटेड किंगडम पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान जी। रक्षा सहयोग पर रहेगा फोकस। जी हां, भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने के लिए जनरल अनिल चौहान जी 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पहला आधिकारिक यूके का दौरा है, इसलिए इसे ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई है, जहां जनरल चौहान का स्वागत ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख रिचर्ड नाइटन करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य और कूटनीतिक बैठकें होंगी, जिनमें रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बता दें बंगाल चुनाव से पहले आईपैक के पैकअप से ममता बनर्जी पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ेगी टीएमसी की मुश्किलें। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रोज कुछ ना कुछ घट रहा है। इसमें सबसे ताजा है तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म फर्स्ट आईपैक का कामकाज बंद करना। ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक अगले 20 दिनों तक बंद कर दी गई है। आईपैक ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि आईपैक के किसी भी कर्मचारी को की नौकरी नहीं जाएगी, सबको तृणमूल कांग्रेस वेतन देगी। अब इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आईपैक की सुविधा तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिलती है तो क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या करती है। दोस्तों आईपैक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए फील्ड वर्क करती है, हर बूथ से डेटा इकट्ठा करती है, फिर उस आधार पर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाती है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि यह काम हो चुका है, मगर सबसे दिक्कत आने वाली है चुनाव के दिन, क्योंकि उस दिन हर बूथ पर लोगों को ले जाकर वोट डलवाने के काम में दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों आईपैक के पैकअप से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान तो है, मगर उतना नहीं जिसकी लोग उम्मीद लगा रखे हैं। वोटिंग के दिन इसका कितना असर पड़ता है उसी पर निर्भर करेगा कि कितना नुकसान होता है। बाकी डेटा तो सबके कंप्यूटर में है ही, जो कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बता दें उधर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को झालमुड़ी पर घेरा। दोस्तों एसपीजी से झालमुड़ी बनवाकर नाटक रचा जैसा दे दिया बयान। ममता बनर्जी ने इसे कोरा नाटक बताते हुए कहा कि झालमुड़ी की दुकान में माइक लगा दिया, फिर एसपीजी से झालमुड़ी बनवाई ताकि एक ड्रामा रचा जा सके। कभी चुनाव के समय वो गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं। उन्होंने 10 रुपए निकाल कर झालमुड़ी खाई। जरा सोचिए, वो झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों नहीं लगाया गया था? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। यानी कि दोस्तों यहाँ भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी को झालमुड़ी पर घेरती नजर आ रही है। दोस्तों हालांकि विपक्ष है, जब कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ही पीएम मोदी को घेरने का, तो अब झालमुड़ी वाले मुद्दे पर ही घेरने लगी। उधर बंगाल में खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग। तो वहीं ममता ने भी बाबरी मस्जिद बनाने वालों, बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं जैसा दे दिया बयान। यानी कि दोस्तों लगातार चुनावी माहौल की गर्मियां तेज हो चुकी है। दोस्तों पक्ष विपक्ष आपस में जोरदार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तगड़े तरीके से चलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बंगाल में बदलाव तो होकर ही रहेगा और होना भी चाहिए, तो कमेंट में बंगाल मांगे बदलाव जरूर भर भर के कमेंट में लिखेगा। दोस्तों लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इन पर इस वीडियो को जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।